नमस्कार दोस्तों, नौलिंग धाम भारतीय इतिहास में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, बंगाल में जो स्वतंत्र शासक थे उनके विषय में यहाँ पर चर्चा की जा रही थी। किस तरीके से मीर जाफर शासक बना, वह एक अयोग्य शासक साबित हुआ जब वह अंग्रेजों की धन लोलुपता की पूर्ति नहीं कर पाया, तो अंग्रेजों ने उसे ही सत्ता से हटाकर नया शासक नियुक्त किया, जिसका नाम था दोस्तों मीर कासिम। यहाँ से हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से बक्सर का युद्ध होता है और अंग्रेजों का बंगाल में प्रभुत्व कायम हो जाता है। साथ ही साथ वह भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए किस तरीके से यहाँ से आगे बढ़ते हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, जो मीर जाफर था उसको 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने गद्दी से हटा दिया और मीर कासिम को शासक बनाया। जो मीर कासिम है दोस्तों, यह 1760 से 1763 ईस्वी तक शासक रहा। 1760 में दोस्तों मीर कासिम के साथ सितंबर 1760 में दोस्तों मीर कासिम के साथ अंग्रेजों की एक संधि होती है। संधि के अनुसार वर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव का क्षेत्र अंग्रेजों को दे देता है मीर कासिम, और बदले में अंग्रेज इसे सैनिक सहायता देने का आश्वासन देते हैं। प्रश्न ये बनता है कि वर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव को स्थायी रूप से किसने अंग्रेजों को दिया था, तो वह मीर कासिम था जिसने अंग्रेजों को ये क्षेत्र दिए थे। और मीर कासिम दोस्तों मीर जाफर का दामाद था। यह एक योग्य शासक था। इसने जो था योग्यता थी, अंग्रेजों से इसका विवाद हो गया था। शासन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की और अंग्रेजों की कठपुतली बनकर यह नहीं रहना चाहता था, इसलिए इसका अंग्रेजों से विवाद हो गया था। क्योंकि अंग्रेज उस वक्त दस्तखत का दुरुपयोग कर रहे थे। जो ये दस्तखत की सुविधा 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को दी थी। जो जारी दस्तखत करता था दोस्तों, वह बंगाल का अंग्रेज गवर्नर करता था, जो इसका काफ़ी दुरुपयोग करने लग गया था। वह अंग्रेजों के साथ साथ भारतीय व्यापारियों को भी दस्तखत बेच देता था और भारी मुनाफा कमाता था। जो भारतीय व्यापारी होते थे उनसे पैसा लेकर, रुपया लेकर दस्तखत बेच देता था और वह इस प्रकार व्यापार करते थे। जब मीर कासिम ने इसका विरोध किया तो अंग्रेज इसे कुछ हद तक तो माने, लेकिन अंततः वह नहीं माने। इसीलिए जो मीर कासिम था, इसने अपनी योग्यता के आधार पर जो आंतरिक कर थे भारतीय व्यापारियों से लिए जाते थे, उन्हीं को समाप्त कर दिया, जिससे कि भारतीय व्यापारी भी प्रसन्न हुए और साथ ही साथ जो अंग्रेज़ों का मुनाफा था भारतीय व्यापारियों से दस्तखत बेचकर कमाते थे, वह भी कम हो गया। मीर जाफर का जब अंग्रेज़ों से विवाद हुआ तो इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बना ली और इस समय इसने अपने सेना का भी पुनर्गठन किया। एक जर्मन व्यक्ति सुमरू नाम के होते हैं, इन्होंने अपना सेनापति नियुक्त किया तथा जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ले गए। वहाँ पर मुंगेर में इन्होंने तोपों तथा बंदूकों की फैक्ट्री भी खोली। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य जो मुख्य विवाद हुए उसमें से 3 युद्ध प्रमुख हैं दोस्तों, जिसमें कटवा का युद्ध है 9 जुलाई 1763 ईस्वी में हुआ था, और गिरिया का युद्ध है दोस्तों, गिरिया का युद्ध 5 सितंबर 1763 ईस्वी में हुआ था। उदय नाला का युद्ध 1763 में ही ये तीनों युद्ध लड़े गए। अंततः मीर कासिम को यहाँ से हार कर पटना होते हुए अवध भागना पड़ा। अवध में शुजाउद्दौला का उन दिनों शासन था। शुजाउद्दौला ने इसे शरण दी मीर कासिम से को। जब यह यहाँ से भाग गया तो अंग्रेज़ों ने फिर से कठपुतली शासक मीर जाफर को शासक बनाया, जिसका शासनकाल जो दोबारा आता है दोस्तों वह 2 साल के लिए आता है, 1763 ईस्वी से 1765 ईस्वी के मध्य। लेकिन यह इस शासनकाल में भी कुछ नहीं करता है, इसलिए इससे कुछ भी प्रश्न बनते नहीं हैं। मीर कासिम जो अवध भाग चुका था, अवध में उन दिनों शाह आलम भी वहाँ पर मुग़ल सम्राट जो थे आए हुए थे।
उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम से एक संधि की और संधि करके इन तीनों ने अंग्रेज़ों से लड़ने का निश्चय किया और यह अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए पटना की ओर प्रस्थान किया। इन्होंने प्रस्थान पटना की ओर आ गए और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में एक प्रमुख युद्ध होता है जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध दोस्तों गंगा नदी के तट पर हुआ, जहां अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, वहीं जो भारतीय नरेश थे या नवाब थे मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम, इनकी तीनों सेनाएं हेक्टर मुनरो के साथ संघर्ष कर रही थी। हेक्टर मुनरो ने इस युद्ध में अपने नेतृत्व का काफ़ी बहादुरी से परिचय दिया दोस्तों, और साथ ही साथ जो मीर कासिम था यह भी बहादुरी के साथ लड़ा था। अंततः जब इसके लगभग 20,000 सैनिक मारे गए तो यह युद्ध क्षेत्र से भाग निकला, दिल्ली की ओर चला गया। और प्रश्न इससे ये बनते हैं कि दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ। बक्सर का युद्ध गंगा नदी के तट पर हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। और जो यह युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें लगभग जो ये तीनों सेनाएं थी इनके पास 40 से 60,000 की सैनिक शक्ति थी, जबकि अंग्रेजों के पास मात्र 7,000 सैनिक थे और 20 तोपें थे। हेक्टर मुनरो ने एक कुशल नेतृत्व का काम यहाँ पर किया और अपनी सेना का हौसला बढ़ाया और इस युद्ध को जीता। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अंग्रेजों का सेनापति कौन था बक्सर के युद्ध में, तो हेक्टर मुनरो था दोस्तों। और भारत में ब्रिटिश शक्ति का इसी युद्ध से प्रारंभ होता है। प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों का किस युद्ध से भारत में शक्ति का प्रारंभ होता है, तो अंग्रेजों की शक्ति का प्रारंभ दोस्तों बक्सर के युद्ध से ही होता है। मई 1765 में क्लाइव जो 1760 में भारत से चला गया था वह फिर से दोबारा भारत आया और भारत आते ही उसने जो ये परास्त शक्तियाँ थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अलग अलग संधि की, 2 संधियाँ की, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। प्रथम संधि जो थी दोस्तों इसने शाह आलम द्वितीय से की, जो मुगल सम्राट थे। 12 अगस्त को यह संधि हुई थी और 12 अगस्त 1765 को यह संधि हुई थी दोस्तों। इस संधि के अनुसार जो बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा है, इसकी दीवानी अंग्रेज़ों को दे दी गई और अंग्रेज़ों ने 26 लाख वार्षिक कर मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष इसके बदले देने का निर्णय लिया। और जो ये कड़ा और इलाहाबाद यहाँ से लेते हैं अंग्रेज शुजाउद्दौला से, यह मुगल सम्राट को दे दिया। प्रश्न ये बनता है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई। किस किस ने इस संधि में हस्ताक्षर किए, तो शाह आलम द्वितीय, क्लाइव एवं नजमुद्दौला ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। जो इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है दोस्तों वह क्लाइव एवं शुजाउद्दौला के बीच होती है। अवध नवाब जो शुजाउद्दौला होते हैं उसके साथ यह संधि होती है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ जो यह संधि होती है 16 अगस्त 1765 ईस्वी में होती है, जिसके अनुसार कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया, मुगल सम्राट को दे दिया। और युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना शुजाउद्दौला के ऊपर लगाया गया। चुनार पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया शुजाउद्दौला ने। साथ ही साथ अवध में अंग्रेजों को करमुक्त व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई और अवध की सुरक्षा का भार अंग्रेजों ने ले लिया, लेकिन खर्च इसका जो था दोस्तों अवध के नवाब को यहाँ पर देना होता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उत्तरदायित्व था वह किसी और का था
और जो अधिकार थे वह किसी और के पास चले गए। इस संधि के अनुसार इसी से क्लाइव 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लगाता है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। प्रश्न यहाँ से ये बनते हैं कि इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई। किस किस के मध्य हुई? क्लाइव एवं शुजाउद्दौला के बीच हुई। कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र जिले किसे दिए गए? तो यह जिले शाह आलम द्वितीय को दिए गए। और बात करते हैं दोस्तों कि जो इसके उत्तराधिकारी हुए, जब मीर कासिम यहाँ से भाग गया था तो हमने देखा था कि मीर जाफर शासक बना था। मीर जाफर 1765 ईस्वी तक शासक रहा था। उसके उत्तराधिकारी भी मीर जाफर की तरह ही अयोग्य हुए दोस्तों। मीर कासिम हालांकि एक योग्य शासक था, लेकिन मीर जाफर का शासन फिर से दोबारा आ गया था। जो मीर जाफर का उत्तराधिकारी हुआ उसका पुत्र नजमुद्दौला हुआ, जो 1765 से 66 ईस्वी तक रहा। नजमुद्दौला फरवरी 1765 में बेंशीटाट के संरक्षण में शासक बना और मोहम्मद रजा खां को इसने नवाब बनाया, जो बिहार का उन दिनों दीवान भी हुआ करता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस समय जो था नवाब को एक पद जो उपनवीज का था उसकी स्वीकृति देने के लिए कही, और नवाब ने उपनवीज का पद स्वीकृत किया और जो सारी शक्ति थी ये सारी शक्ति उपनवीज को दे दिया गया। प्रश्न ये बनता है कि नजमुद्दौला के समय जो उपनवीज था वह कौन था? तो वह मोहम्मद रजा खां था। और या तो प्रश्न बनता है कि 20 फरवरी 1765 ईस्वी में कंपनी से संधि होकर जो उपनवीज था इसका अधिकार क्या था? तो यह बंगाल के स्वतंत्र शासक की जो शक्ति थी वह सारी शक्ति दोस्तों इसके पास आ गई। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि जो ये नजमुद्दौला था इसको अंग्रेज़ों ने 50 लाख की पेंशन देकर सत्ता से हटा दिया और सत्ता की सारी शक्ति क्लाइव के हाथों में चली गई। दोस्तों यहाँ से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनते नहीं हैं और चर्चा करेंगे इसके उत्तराधिकारी जो सैफुद्दौला था। सैफुद्दौला की भी जो पेंशन थी दोस्तों 50 लाख प्रतिवर्ष, उसको घटाकर इसके शासनकाल में 12 लाख प्रतिवर्ष कर दी और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की समस्त जिम्मेदारी इसने अंग्रेज़ों को दे दी। ज़्यादा कुछ इसके शासनकाल में भी रहा नहीं दोस्तों, जिससे कि परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद जो अगला इसका उत्तराधिकारी आया बंगाल का अंतिम गवर्नर, अंतिम स्वतंत्र शासक। स्वतंत्र तो नहीं थे ये, लेकिन शासक कह सकते हैं हम, नवाब कह सकते हैं बंगाल का अंतिम नवाब। तो वह मुबारक-उद-दौला था दोस्तों, जिसका शासनकाल 1770 से 1775 ईस्वी तक रहा। इसके समय में अंग्रेज़ों ने जो वार्षिक पेंशन थी वह 12 लाख से घटाकर 10 लाख कर दी और 1775 में वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, हालांकि उस समय वह भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगते हैं, और उसने नवाब के पद की समाप्ति कर दी और तत्कालीन एक मुख्य न्यायाधीश थे इम्पे ने इसे फैंटम या बेताल की संज्ञा दी है। प्रश्न यही बनता है दोस्तों जो यहाँ से बनता है, या तो फिर यह बनता है कि नवाबी का पद किसने समाप्त किया बंगाल में? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया। और जो मुबारक-उद-दौला को फैंटम की उपाधि दी वह किसने दी? तो वह इम्पे ने दी। दोस्तों आज यह बंगाल के जो शासक थे उनके विषय में चर्चा पूरी हो चुकी है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बंगाल में द्वैत शासन किस प्रकार से चलाया गया और अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से बंगाल का शोषण किया और भारत में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने बंगाल से किस प्रकार अपनी स्थिति को मजबूत किया। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं
तो इसे देखने से पहले जो इसके भाग 1 और भाग 2 हैं तो उसे ज़रूर देखेगा, क्योंकि उसी को देखने के बाद यह ज़्यादा बेहतर ढंग से आप लोगों के समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।